8 साल मुसलसल हमारी कौम जो है ना, इससे ज़्यादा किसी को नहीं देख सकती। लोग जो है ना थोड़े से अंदर उनके एक तूफ़ान एक थे, भांबड़ बले हुए थे। रीज़न क्या थी कि मुल्क में जनाब मुशर्रफ को डिफाई करने वाला कोई नहीं था, नो कहने वाला कोई नहीं था। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने नो की तो लोग इकट्ठे हो गए यार कि अच्छा यार कोई एक बंदा तो है। जनरल मुशर्रफ जो है, जनरल मुशर्रफ के साथ ज़ाती तौर पे जो इफ्तिखार चौधरी हैं उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। ये अक्सर अपनी फ़ैमिली को अपनी अहलिया के साथ जनरल मुशर्रफ के साथ मुलाकात करने के लिए वान सदर और पिंडी आर्मी हाउस जाया करते थे। इफ्तिखार चौधरी साहब को जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इनको इनके किसी दोस्त के ज़रिए भी पैगाम दिया गया था कि अगर वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो उनको गवर्नर या किसी मुल्क का सफ़ीर वगैरह लगा दिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का नक्शा बदल चुका, हाई कोर्ट्स बदल चुके, अब वो हालात नहीं रहे। 7 नए जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट लाए जा चुके हैं और पहले से जो 5 जज मौजूद थे हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने जस्टिस डोगर साहब की जो सीनियरिटी है उस पर एतराज़ उठाया, जिसे आमिर फ़ारूक साहब ने उस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया था। लेटरबाजी के मामला अब चल रहे हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं, सीनियरिटी के मसाइल, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स, और कभी कभार वही पुराने चेहरे जो अदलिया बहाली के लिए निकला करते थे 2007 में, वो कभी कभी आपको इस्लामाबाद नज़र आते हैं और कोई तकरीरें वगैरह करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो बेसिकली हालात किधर खड़े हैं, क्या होने जा रहा है, आज के जो मौजूदा हालात हैं इनका तकाबली जायज़ा अगर हम 2007 से लें, आप तकाबली जायज़े को तो छोड़िए क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। आप ये देख लीजिए कि अगर आज हम अदलिया के ये हालात देख रहे हैं तो 2007 में जब वकला बहाली तहरीक चली थी तो वो फिर क्या थी, मुशर्रफ कितने उस वक़्त ताकतवर थे, कितने वीक हो चुके थे, इंस्टीट्यूट क्या फ़ैसला कर चुका था, जरनक्यानी जो है उनका रोल क्या था, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या था, इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या सोच रहे थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि आप जुड़े रहिए स्क्रीन के साथ और बैठ जाइए और देखिए 2007 के नज़ारे क्या थे, उन दिनों के जो किरदार हैं वो क्या गुफ्तगू किया करते थे, और उस वकला बहाली तहरीक के नतीजे में फिर जिसमें सबसे बड़ा नारा निकला था कि रियासत होगी माँ की जैसी, उसमें से फिर बरामद क्या हुआ, क्या पाया, क्या खोया, ये सारी दास्तान भी देखिए। मेरे जब ये बने हैं चीफ जस्टिस, मेरे घर कॉल ऑन करने आए और मुझे इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब डोंट वरी, जो आप चाहेंगे वैसे ही होगा। उस दिन ही मैंने कहा कि बेड़ा कर कि ये तो बंदा ठीक नहीं है, तो ये तो बड़ा थर्ड क्लास आदमी है, तो कमज़ोर आदमी है, थर्ड क्लास आदमी है जो था। बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं रऊफ क्लासरा साहब, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि वकला बहाली तहरीक और आज जहां अदलिया खड़ी है, और ख़ास तौर पर आपको कभी कभार कुछ वकला जो हैं वो एहतजाज करते दिखाई देते हैं और चेहरे वही हैं जो अदलिया बहाली तहरीक के थे। तो अब वो तहरीकें कहाँ गई हैं, वो तहरीकें क्यों रूठ गई हैं, ये रऊफ क्लासरा साहब से समझते हैं। अब हल्फ तो हो गए, तो ये 26वीं तरमीम, उसके बाद जजीज़, ये सारे मामला, माजी में तो वकला बहाली तहरीकें चल पड़ती थी। तो मैं पहले ये समझना चाहूँगा कि आज के वाक़यात और माजी के वाक़यात में और वकला बहाली तहरीक को आप जो देखते रहे और जिस तरह कवर करते रहे और बड़ी बड़ी स्टोरीज़ देते रहे, क्या उन दिनों के हालात थे, अगर आप एक लम्हे के लिए कनेक्ट कर जाएं माजी के साथ, क्या फ़ील है आपकी और क्या देखते थे आप उन दिनों में? अब में और पास्ट में बड़ा फ़र्क है। मतलब मैंने ये अपनी आंखों से सारी चीज़ें होते देखी हैं। 2007 की जो मूवमेंट थी हमने कवर की हुई है, रिपोर्ट की हुई है। एक तो ये था जो अब की और उसमें जो फ़र्क आप जानना चाहते हैं कि अब में वो जान क्यों नहीं है, उस वक्त जान थी, मेरा ख्याल है दैट्स व्हाट यू वांट टू आस्क मी। एक तो ये था कि जनाब मुशर्रफ साहब का इनकम्बेंसी फैक्टर था, बड़े सालों से बैठे हुए थे वो, 99 से लेकर 2008 साल मुसलसल हमारी कौम जो है ना, इससे ज़्यादा किसी को नहीं देख सकती। जना अयूब को देखें 8-10 साल, जना ज़िया को देखें 8-10 साल, जना मुशर्रफ को देखें 8-10 साल ही तकरीबन बनते हैं। इससे ज़्यादा का स्टेमिना नहीं है इस कौम का, लोग थक जाते हैं, रोज़ एक ही चेहरा, एक ही बात, एक ही गुफ्तगू, एक ही स्पीच राइटर। सो इनकम्बेंसी फैक्टर था। दूसरा, वो लोग जो है ना थोड़े से अंदर उनके एक तूफ़ान
एक थे भांबड़ बले हुए थे। रीज़न क्या थी कि मुल्क में जनाब मुशर्रफ को डिफाई करने वाला कोई नहीं था, नो कहने वाला कोई नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा बहर वो चली गई थी, 99 में चली गई थी। नवाज शरीफ साहब थे, वो भाई साहब जो हैं वो डील करके वो साइन करके वो चले गए। इमरान खान साहब जो है वो जनाब मुशर्रफ के साथ मतलब शुरू में इनिशली वो उनके साथ खड़े हो गए थे। तो लोगों को लगता था यार कि जनाब मुशर्रफ साहब के तो अगेंस्ट बंदा ही कोई नहीं है, कोई हमारी बात ही करने को तैयार नहीं, जो हमारे इशू है हमारे प्रॉब्लम है। तो वो एक स्पेस खाली हुई थी, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम था कि वो फिल करते, वो सारे दौड़ गए या मिल गए साथ में। उन्होंने बहुत सारे लोगों को साथ में मिला लिया, नैब को साथ में, नैब के जरिए मिल गए। पार्टी तितर बितर सारे गिरफ्तार हैं, वो आपके सामने डिस्क्वालीफाई हो गया सारा। जब इन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने नो की तो लोग इकट्ठे हो गए यार कि अच्छा यार कोई एक बंदा तो है। फिर उसके बाद खबरें छपनी, स्टोरीज आई कि वो देखें जनाब कि उसमें आर्मी चीफ बैठे थे, DGI बैठे थे, MI के बैठे थे, तो फलाने बैठे थे और उन्होंने इनको कहा इस्तीफ़ा दो। एंड 1 मैन स्टैंडिंग, 1 मैन आर्मी, 1 मैन डेमोलिशन स्क्वाड डिफाइंड। उन्होंने कहा मैं नहीं करता। सो ऑल ऑफ सडन लोगों को एक उम्मीद नजर आई कि कोई एक बंदा है, हीरो है कि जो जनाब मुशर्रफ जैसे उसके जर्नलों को नो कह देता है। तहकीकाती सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वकला बहाली तहरीक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके रिकॉर्ड में हैं, जो वो किताब में भी लिख चुके हैं, वो क्या बातें हैं, क्या गुफ्तगू है, वो जानते हैं। उन्हीं के पास चलते हैं। माजी के हालात अगर देखें और उन दिनों इफ्तिखार चौधरी सड़कों पे हैं, क्या चल रहा था उन दिनों? और बहुत सारी आपने किताब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, बहुत सारा आपने नहीं लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें अभी अगली किताब के लिए रख छोड़ी होंगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन दिनों देखते थे और कुछ चीज़ें रिपोर्ट करते थे या कुछ आप जिनके विटनेस हैं? देखिए, दो चीज़ें तो हैं। एक तो ये है कि 9 मार्च का वाक़या, 9 मार्च को जो जनरल मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को रिमूव किया, ये दरअसल ये नवंबर दिसंबर 2006 में रिमूव करना था उन्होंने, 9 मार्च को नहीं रिमूव करना था। इस हवाले से उस वक्त जो ISI थी उसने पूरा एक केस तैयार किया था इनको रिमूव करने के लिए। और इस हवाले से जो इब्तदा है वो 2-3 इशू हुए थे। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे शौकत अज़ीज़, वो इनके बहुत ख़िलाफ़ हो चुके थे। जो चीफ़ जस्टिस हैं इनके बहुत ख़िलाफ़ हो चुके हुए थे। और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है या इस्टेब्लिशमेंट की जो कम्युनिटी है एट दैट टाइम, वो भी इनके ख़िलाफ़ हो चुकी हुई थी। 2 बुनियादी वजह उनकी थी। एक तो ये कि मनु भील केस था बड़ा मशहूर सिंध का, उसमें वज़ीर आला सिंध जो अरबाब ग़ुलाम रहीम थे, वो और प्राइम मिनिस्टर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि ये नहीं समझ रहे थे, जो ये समझा जा रहा था कि जो चीफ़ जस्टिस हैं वो उनके मुखालिफ है। दूसरा था मिसिंग पर्सनस का केस, ह्यूमन राइट्स केसेस को इफ्तिखार चौधरी जो है 184(3) जो आइन का आर्टिकल है उसके तहत बहुत ज़्यादा सुना करते थे। और वो जो पॉइंट आउट होती थी फिंगर्स, वो पॉइंट आउट होती थी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है उनके ऊपर कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के हवाले से। तो ये बड़ा पसंद नहीं था। जनरल मुशर्रफ जो है, जनरल मुशर्रफ के साथ ज़ाती तौर पे जो इफ्तिखार चौधरी हैं उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। ये अक्सर अपनी फ़ैमिली को अपनी अहलिया के साथ जनरल मुशर्रफ के साथ मुलाकात करने के लिए वान सदर और पिंडी आर्मी हाउस जाया करते थे। तो इनका अपना ताल्लुक़ तो ज़ाती एतबार से बड़ा अच्छा था। लेकिन जो फीड आने लग पड़ी जनरल मुशर्रफ को उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से, फिर प्राइम मिनिस्टर उनके ख़िलाफ़, फिर जो इफ्तिखार चौधरी हैं वो उस वक्त बड़े एक और एक्सरसाइज भी क्या करते थे कि ये IG साहिबान को बुला लिया करते थे, चीफ़ सेक्रेटरी साहिबान को बुला लिया करते थे। तो ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो भी इनसे बड़ी तंग थी। और बहुत सारे ऐसे काम थे जो इफ्तिखार चौधरी बेहतर भी कर रहे थे, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को ठीक करने के हवाले से। तो ये वो तमाम एक माहौल था जिसमें इनके ख़िलाफ़ एक केस तैयार किया गया। फिर बहुत सारी वजूहात की बिना पर वो हुआ नहीं। फिर ये मामला आगे लटकता वो मार्च के महीने में आया। उससे पहले एक और काम भी हुआ था कि इफ्तिखार चौधरी साहब को, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इनको इनके किसी दोस्त के ज़रिए भी पैगाम दिया गया था कि अगर वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो उनको गवर्नर या किसी मुल्क का सफ़ीर वगैरह लगा दिया जाता है। इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं पैगाम रसानी कि आप मेरे दोस्त हैं, आप स्टेप डाउन होने के लिए, स्टेप डाउन होने के लिए।